नमस्कार। साहित्य की बात व्हाट्सएप समूह में आपका स्वागत है। साथियों, कविताएं हमारी अच्छी दोस्त होती हैं। सोचिए, अगर कविताएं न होती तो क्या होता? ये भाषा न होती, ये बोली न होती, ये गीत न होते, आपस की बातों में रस न होता, दोहा चौपाई न होते, लोकगीत न होते, और भी ना जाने क्या क्या नहीं होता। कविता ने भी अपनी यात्रा की है, तभी वह आज समकालीन कविता के प्रारूप तक पहुंची है, जिसमें विचार की ताकत होती है। ऐसी ही वैचारिक ताकत से युक्त कविताएं लेकर आज उपस्थित हुए हैं आज के एपिसोड कवि कोविद में। आइए सुनते हैं समकालीन कविता के प्रसिद्ध हस्ताक्षर पहले पहल पाक्षिक के संपादक श्री महेंद्र गगन से उनका कविता पाठ। सर्वप्रथम कोरोना काल से संबंधित दो कविताएं सुना रहा हूँ। पहली कविता है अवकाश। सूनी सड़कें, सूने आंगन चौराहे, सुई पटक सन्नाटे में गूंजती हैं कुछ आवाजें। सूनी सड़कें, सूने आंगन चौराहे, सुई पटक सन्नाटे में गूंजती हैं कुछ आवाजें। रंग बिरंगी चिड़ियों की, तरह तरह के पक्षियों की, और अपने प्रिय को पुकारते नर कोयल की। रंग बिरंगी चिड़ियों की, तरह तरह के पक्षियों की, अपने प्रिय को पुकारते नर कोयल की। कितनी ऊंची आवाजें हैं ये। वे रही होंगी पहले भी, आज हमारे शोर के थम जाने से उनकी गूंज कुछ ज्यादा सुनाई देती है। कितनी ऊंची आवाजें हैं ये, वे रही होंगी पहले भी, आज हमारे शोर के थम जाने से उपजी खामोशी में उनकी गूंज कुछ ज्यादा सुनाई देती है। आज हमारे पास सुनने का मौन है, ठहर जाने का अवकाश है। आज हमारे पास सुनने का मौन है, ठहर जाने का अवकाश है। सूनी सड़कें, सूने आंगन चौराहे, सुई पटक सन्नाटे में गूंजती हैं कुछ आवाजें। अगली कविता है लक्षण। ये इन्हीं दिनों चल रही जो शब्दावली है उन्हीं पर कुछ कविता है कि मदारी का हुक्म बजाने को तत्पर जमूरे, मदारी का हुक्म बजाने को तत्पर जमूरे, डमरू बजाकर जब भी देता है आका कोई आदेश, वे गुंजा देते हैं धरती आका। कर जब भी देता है आका कोई आदेश, वे गुंजा देते हैं धरती आकाश। ताली थाली में बजने लगती है निष्ठा, हुक्म उदूली बगावत है, सवाल करना देश प्रेम पर शंका। हुक्म उदूली बगावत है, सवाल करना देश प्रेम पर शंका। श्रद्धा प्राण वायु मरणासन समाज की, आस्था आहार खाली पेट का, आम जन का कष्ट उठाना त्याग तपस्या। आम जन का कष्ट उठाना त्याग तपस्या, अच्छे नागरिक के जरूरी लक्षण है ये इन दिनों मदारी का हुक्म बजाने को तत्पर जमूरे। अब मैं कुछ दो तीन कविताएं अपने आसपास पारिवारिक वातावरण से सुनाता हूँ। पहली कविता है आसन्न प्रसवा बेटी के लिए। इसका शीर्षक है पुनर्जन्म। वह जो फुदकती थी रंग बिरंगी तितली सी, संभले कदमों मंथर गति से डग भर रही है। वह जो फुदकती थी रंग बिरंगी तितली सी, संभले कदमों मंथर गति से डग भर रही है। चेहरे की चंचलता पर लुनाई ने स्थिरता रख दी है। चेहरे की चंचलता पर लुनाई ने स्थिरता रख दी है। दायित्व से झुके जा रहे हैं कंधे, दायित्व से झुके जा रहे हैं कंधे। सृजन रत है वह इन दिनों, जीवन जन्म लेगा उसकी कोख से। सृजन रत है वह इन दिनों, जीवन जन्म लेगा उसकी कोख से। उसी की हलचल से स्पंदित है उसका तन, उसका मन। रचने की सर्वाधिक पीड़ा को गुजरने को तैयार होती रफ्ता रफ्ता वह। रचने की सर्वाधिक पीड़ा से गुजरने को रफ्ता रफ्ता तैयार होती वह। कितनी बदल गई है, बंधती जा रही है खुद से, संसार से, प्यार से।
कितनी बदल गई है, बंधती जा रही है खुद से, संसार से, प्यार से। इसी जन्म में पुनर्जन्म को तैयार होती वह जो उदकती थी रंग बिरंगी तितली सी, संभले कदमों मंथर गति से डग भर रही है। एक कविता है बहाव। तरल सरल बहता अपनी गति में रहता है, ठहर कर पाई जा सकती है उसके साथ कोई संगति। तरल सरल बहता अपनी गति में रहता है, ठहर कर पाई जा सकती है उसके साथ कोई संगति। एक ही नदी में उतरा नहीं जा सकता समूचा एक साथ। एक ही नदी में उतरा नहीं जा सकता समूचा एक साथ। पैर डालो तो घुटने के स्पर्श से पहले बदल जाती है नदी। पैर डालो तो घुटने के स्पर्श से पहले बदल जाती है नदी। सर के डूबने तक तो बहुत दूर निकल जाती है वह नदी जिसने छुआ था पैर। एक ही नदी में उतरा नहीं जा सकता समूचा एक साथ। पैर डालो तो घुटने के स्पर्श से पहले बदल जाती है नदी। सर के डूबने तक बहुत दूर निकल जाती है वह नदी जिसने छुआ था पैर। स्त्री की भी ऐसी ही गति है, साथ बहकर ही पाया जा सकता है उसे। स्त्री की भी ऐसी ही गति है, साथ बहकर ही पाया जा सकता है उसे। तन की जड़ता पर ठहरे हुओं को छोड़ आगे बह जाती है स्त्री। तन की जड़ता पर ठहरे हुओं को छोड़ आगे बढ़ जाती है स्त्री। स्त्री एक गति एक लय है, रचती जीवन तरल फिर भी जल सी। एक गति एक लय है, रचती जीवन तरल फिर भी जल सी। स्त्री एक पुलक एक कलकल है, पल पल बदलती गति। स्त्री हो या नदी दोनों बहती है। एक कविता है शुगर। डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि शुगर मदर से मिली, तो उस पर एक कविता है कि मीठे दिन कभी नहीं रहे माँ के, मीठे दिन कभी नहीं रहे माँ के, इतने मीठे तो कभी भी नहीं कि मिल जाए मिठास खून में। फिर कैसे और कब उसने घोल दी इतनी मिठास मेरे जिस्म में कि उम्र की ढलान पर आकर मीठा जहर हो गया और कड़वाहट दवा। मीठे दिन कभी नहीं रहे माँ के, इतने मीठे तो कभी भी नहीं कि मिल जाए मिठास खून में। फिर कैसे और कब उसने घोल दी इतनी मिठास मेरे जिस्म में कि उम्र की ढलान पर आकर मीठा जहर हो गया और कड़वाहट दवा। अंतिम कविता है बेरोजगारी। एक बेरोजगार युवक की पीड़ा इसमें है कि घर का एक पालतू पिल्ला अब बड़ा हो गया है। घर का एक पालतू पिल्ला अब बड़ा हो गया है। घर की चौहद्दी पर कोई भी कदम रखे वह भौंक भौंक कर सबको खबर कर देता है। मैं सोचता हूँ कि माँ ने जितने जतन से उसे पाला था उस सब का वह हिसाब चुका रहा है। मैं सोचता हूँ कि माँ ने जितने जतन से उसे पाला था उस सब का वह हिसाब चुका रहा है। उसकी ईमानदारी पर मुझे बड़ी चिंता है। मैं बेरोजगार घर को क्या देता हूँ। अनचाही मुसीबतें, ढेर ढेर परेशानियाँ और नित नई मांगें। मैं बेरोजगार घर को क्या देता हूँ। अनचाही मुसीबतें, ढेर ढेर परेशानियाँ और नित नई मांगें। पिता के कदमों को जितनी आत्मीयता से वह चाट लेता है मैं तो छू भी नहीं पाता। पिता के कदमों को जितनी आत्मीयता से वह चाट लेता है मैं तो छू भी नहीं पाता। और वे भी उस गूंगे से कितना बतियाते हैं। मुझसे सिर्फ बातें होती हैं औपचारिक। बहन जितनी आत्मीयता से उसे दूध रोटी चूर कर देती है मुझे उसे खाना परोसने में उतनी ही कंटाली आती है। बहन जितनी आत्मीयता से उसे दूध रोटी चूर कर देती है मुझे खाना परोसने में उसे उतनी ही कंटाली आती है। घर में निरंतर बढ़ते जा रहे उसके सम्मान और अपने अपमान का दोष किसे दूं। उसकी जात को या अपनी जात को। मेरे घर का एक पिल्ला अब बड़ा हो गया है। धन्यवाद।